अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस ने पीर को इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिकायत की और उन पर एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी की क़यादत में पार्टी के एक वफद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और 17 शिकायत का एक मेमोरेंडम पेश किया। वफद में गुरदीप सिंह सिप्पल और सुप्रिया श्रीनेत शामिल थे। मुलाकात के बाद सिंघवी ने मीडिया को बताया कि इलेक्शन कमीशन को 17 शिकायत का मेमो पेश किया गया और उन पर मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि वफद ने खुसूसी तौर पर 5 से 6 शिकायत पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की यानी IAS बेटी अंजलि बिरला का बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने, सूरत लोकसभा हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार की नामजदगी मनसूख करने और मणिपुर में लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग के दौरान तशद्दुद का मामला भी उठाया गया। प्रावधान है उनके बारे में है। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूं क्योंकि बहुत मुखर वक्ता है, प्रखर वक्ता है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूं, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा, कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज उस समुदाय। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसलमानों के ताल्लुक से दिए गए बयान पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पहले मरहले की रायदही में मायूसी के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का मियार इतना गिर गया है कि वो घबरा कर आवाम की तवज्जो मसाइल से मुंतशिर करने की कोशिश में है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के इनकलाबी मंशूर को बड़े पैमाने पर मिल रही हिमायत के रुझानात आने शुरू हो गए हैं। मुल्क अब अपने मसाइल पर वोट करेगा, अपने रोज़गार, अपने ख़ानदान और अपने मुस्तकबिल के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। सीनियर सियासतदान कपिल सिब्बल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऊंची सियासत पर उतर आए हैं। वज़ीर आज़म मोदी के कांग्रेस और मुसलमानों से मुतालिक किए गए तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कपिल सिब्बल ने इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क्स पर फौरी नोटिस जारी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म से ऐसे अल्फाज के अलावा हमें किसी और चीज़ की तवक्को नहीं है। अभी हाल ही में कल की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहां तब से रह रहे हैं वो घुसपैठी हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है? एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ
नफरत फैलाते हैं। कहां गया आपका सबका साथ? कहां गया आपका सबका विकास? और कहां गया आपका सबका विश्वास? नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। मुझे इस बात सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि साल 2002 से अब तक मोदी के पास एक ही गारंटी थी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली देना और वोट हासिल करना। सदर मजलिस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसलमानों से मुतालिक दिए गए बयान पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया। मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने मुल्क की दौलत पर पहला हक मुसलमानों का बताया था। इसका मतलब ये कि दौलत जमा करके किसी को भी तकसीम करेंगे, जिनके बच्चे ज़्यादा हैं उनमें तकसीम करेंगे, दरअंदाजों में तकसीम करेंगे। अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई ये है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का डेटा बता रहे, फर्टिलिटी रेट 2.36। अब आप इस पे आ जाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी हैं। 15 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एस्टिमेट नहीं है। कहा 25 नवंबर 2014 को लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का खाता खुल गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से पीर को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल बिला मुकाबला चुने गए। दरअसल वहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नॉमिनेशन पेपर रद्द हो गया था। उनके पर्चे में गवाहों के नाम और दस्तखत में गड़बड़ी थी। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 10 उम्मीदवार मैदान में थे। इतवार के रोज 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। बीएसपी कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ही बचे थे, जिन्हें पीर यानी 22 अप्रैल को उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल बिला मुकाबला चुने गए। गुजरात कांग्रेस सदर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हमारी लीगल टीम सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। कानूनी टीम इस बात पर गौर कर रही है कि पहले हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया जाए या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाए। मुकेश बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले बीजेपी के पहले एमपी बन चुके हैं। वहीं गुजरात के इंतखाबी तारीख में ये पहला मौका है जब कोई एमपी बिना इंतखाबात के ही इलेक्शन जीत गया हो। आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, हमारे आदरणीय श्री प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का आभारी हूं कि इन्होंने मुझ पे विश्वास रख के मेरा चयन किया है। आज मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में
मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में शिकस्त का खौफ पैदा हो गया है। निज़ामाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतनाज़ा बयानात देकर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहबी मुनाफरत को हवा देने की कोशिश की। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि मोदी इंतखाबी जंग हार रहे हैं। मोदी को ऐसा करने से पहले हिंदुस्तानी आइन की बुनियादी मालूमात से वाकिफ़ होना चाहिए था। दस्तूर पर हलफ लेने वाले मोदी ने मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। इस तरह की सियासत करके फ़ायदा उठाने की कोशिश करना मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। रेवंत रेड्डी ने निज़ामाबाद की आवाम से अपील की है कि वो जीवन रेड्डी को कामयाब बनाएं। इसके अलावा आज वज़ीर आला ने मुख्तलिफ जलसे आम से खिताब किया, जिनमें आदिलाबाद और मेडचल के जलसे भी शामिल हैं। साथ ही इस निज़ामाबाद के जलसे से हुकूमत के मुशीर व सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी खिताब किया। एक तरफ संविधान पे हमला हो रहा है, एक तरफ दस्तूर पे हमला हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है, जमहूरियत पे हमला हो रहा है, तो लोकतांत्रिक पे हमला हो रहा है। आज हर सेकुलर आदमी को इस दस्तूर को बताने की जरूरत है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं, ज्यादा नहीं, निजामाबाद को स्मार्ट सिटी के साथ साथ यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बीड़ी वर्कर्स यहाँ ज्यादा है, गन्ने के लेबर यहाँ ज्यादा है, इसके साथ साथ यहाँ पर बेरोजगारी की इतने ज्यादा तादाद है, पूछो मत। हैदराबाद के बाद माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन निजामाबाद में ही है, 42% पॉपुलेशन ऑफ द वोटर लिस्ट का यहाँ है, लेकिन रोजगार कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास। आपसे बहुत उम्मीद है, कांग्रेस की सरकार से उम्मीद है, जब कांग्रेस राजशेखर रेड्डी साहब जब लोगों को घरें दिए और उर्दू जबान को तरक्की दिए, उन लोगों को आगे बढ़ाए। आपसे भी बहुत उम्मीदें रख रहे हैं निजामाबाद के अवाम, चाहे वो अक्सरियत हो अकलियत हो, बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। और एक आपसे मैं कहते चलूं, आज हमारे प्रधानमंत्री को क्या हो गया पता नहीं। आज हिंदुस्तान 140 करोड़ का अवाम के प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अफसोस పార్టీని గెలిపిస్తామని మీరు విశ్వాసం నమ్మకం కలిగించినందుకు జూన్ 27, 2021 నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు నన్ను పిసిసి అధ్యక్షుడిగా నియమించిందన్న సంగతి నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నా. ఆనాడు పిసిసి నియామకంలో జనవరి 30, 2021 నాడు ఆర్మూర్లో జరిగిన దీక్ష మీరు అండగా నిలబడడంతో నిజామాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడుతుందన్న నమ్మకం వస్తానే మీ చక్కెర కర్మాగారం విషయంలో कांग्रेस की रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी ने कहा कि उनको खम्मम से मुकाबला करने का आला कमान अगर हिदायत देती है तो वो तैयार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर को सनस्ट्रोक हो गया है, इसीलिए वो आराम करें, वो फजूल की बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर कहा कि वो मुल्क के दस्तूर और आवाम को बख्श दें। उन्होंने कहा कि मोदी को शिकस्त का खौफ पैदा हो गया है। मोदी ने 2 तबकों की तौहीन की है। मोदी की गारंटी की वारंटी ख़त्म हो चुकी है। దేశాన్ని దోసుకున్నోళ్ళని వాపస్ తీసుకొస్తాము. 16,00,000 కోట్ల రూపాయలు నువ్వు కేవలం నీ స్నేహితులు బిజినెస్ మెన్ది నువ్వు తుడిచివేశావు. ఇవాల్టి రోజు ఆ డబ్బులతో భారతదేశ వ్యాప్తంగా మీరు రైతులకు అందజేసింటే ఎటువంటి రుణం కూడా వాళ్ళకి మిగలకుండా ఇవాళ బతుకుండేవాళ్ళు, ఆత్మహత్యలు ఆగిపోయిండేది. కానీ లేదే, 1,600 lakh crores యూ హ్యావ్ వైప్డ్ అవుట్. మీరు తుడిచివేసిన వాళ్ళు ఇవాళ మీరు ఏం చెప్తున్నారు? ఎందుకు ఆ నిధులు మీరు ఇవ్వలేకపోయారు? పేదరికానికి మీరు అది ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేకపోయారు? అని ఇవాళ మాట్లాడితే హిందూ ముస్లిం మాట్లాడతారా? ఛీ! కొంచెమన్నా కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమిటి, దేశ చరిత్ర ఏమిటి? बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि अवाम का कांग्रेस हुकूमत से एतमाद उठ चुका है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने कम अक्सरियत के फ़र्क से बहुत सी सीटें जीती थीं। ताहम इक़्तिदार में रहने के 100 दिनों के अंदर कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से रियासत के लोगों में ज़बरदस्त मुखालिफत पैदा हुई है। केटीआर ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी पर तेलंगाना के लोगों को धमकी देने पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर उन्हें अवाम से वोट नहीं मिलेगा तो वो फलाही स्कीमों
जैसे मुफ्त बस खिदमात को मनसूख कर देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आवाम के मसाइल को हल करना बीआरएस पार्टी कैडर का बुनियादी एजेंडा होना चाहिए और उन्हें कांग्रेस और बीजेपी की धोखाधड़ी को बेनकाब करके पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि मेदक को जिला बनाने का वादा इंदिरा गांधी ने करके धोखा दिया था, इसको पूरा केसीआर ने किया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने सिर्फ झूठ बोला है। कल जो पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए कलेक्टर ऑफिस गए थे वो केसीआर ने तामीर किया है। झूठ बोलने में रेवंत रेड्डी को ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। वादे के बारे में सवाल करने पर झूठे मुकदमात आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस उम्मीदवार मकामी वोटर है। रेवंत रेड्डी की तरह कोडंगल में मलकाजगिरी मुंतकिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे खत के बारे में बात करने के बजाय किसानों के बारे में उन्हें गौर करना चाहिए और उनके मसाइल हल करने चाहिए। కాయగూరకుడు మాటలు మాట్లాడి తప్ప ఒక్కటన్నా మెదక్కు పనికొచ్చే మాట మాట్లాడలేదు. ఆయన నిలబడ్డ మెదక్ రామ్దాస్ చౌరస్తానే కేసీఆర్ మెదక్ ఏం చేసిండో అని చెప్పడానికి ఒక సాక్ష్యం. నీ కాంగ్రెస్ హయాంలో రామ్దాస్ చౌరస్తా ఎట్లుండే, ఇవాళ రామ్దాస్ చౌరస్తా ఎట్లున్నది, నువ్వు నామినేషన్ చేసిన కలెక్టరేట్ ఎక్కడిది, అసలు మెదక్ జిల్లా ఎవరు చేసిండ్రు, నువ్వు నామినేషన్ చేసిన ఆ కలెక్టరేట్ బిల్డింగ్ ఎవరు కట్టిండ్రు మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. కనబట్టలేదా? ఇందిరాగాంధీ గారు మెదక్ను జిల్లా చేస్తా అని నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేస్తే మెదక్ జిల్లా అనే కలను, దశాబ్దాల కలను నిజం చేసింది కేసీఆర్. ఆ జిల్లా అయింది కనుకనే నువ్వు ఇలా నామినేషన్ వేయడానికి మెదక్కి వచ్చినావు. జిల్లా కాకపోతే ఈ నామినేషన్ సంగారెడ్డిలో పడుతుండే.